नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको वंशावली विश्लेषण के बारे में बताया गया है। आनुवांशिक विकार हेडिंग चल रहा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 96। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीय विकार के बारे में। ध्यान दीजिए, मेंडलीय विकार मोटे तौर पर विकारों की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर विकारों को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। ठीक है, मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। ठीक है, अगर मोटी मोटा में कहा जाए कि विकार को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो विकार को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं मेंडलीय विकार और दूसरे को क्रोमोसोमी विकार। तो पहले हम चर्चा करते हैं मेंडलीय विकार के बारे में। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। मेंडलीय विकार कौन होते हैं? मेंडलीय विकार वे विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। तो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से जो निर्धारित हो जाएं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मेंडलीय विकार कहते हैं। तो मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। ठीक, ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागत के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। ठीक है, तो यह जो मेंडलीय विकार हैं वह एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित किया जा सकते हैं, और यह विकार जो है उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागत के सिद्धांत के साथ किया जा चुका है। तो वंशागत के सिद्धांत जो आप पढ़े हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसका भी हम विकारों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागत के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागत के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मेंडलीय विकार को हम कैसे पता कर सकते हैं? तो मेंडलीय विकार को हम वंशावली विश्लेषण से पता कर सकते हैं। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागत के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। ठीक, मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण। तो मेंडलीय विकारों के कौन कौन से उदाहरण हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या फिर उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होते हैं? वे कौन कौन से हैं? तो आप देखें, इसमें है आपका हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका और रक्तता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि। ठीक है, तो यह जो विकार हैं यह सब कैसे विकार होते हैं? इनको मेंडलीय विकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आपने देखा, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। तो ये जो आप मेंडलीय विकार पढ़ रहे हैं, यह मेंडलीय विकार प्रभावी भी हो सकते हैं, ठीक है, दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। अर्थात ये मेंडलीय विकार प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, ठीक है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। ठीक है, तो मेंडलीय विकार जो है वह लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है? यह लिंग क्रोमोसोम आधारित विकार है। तो हीमोफीलिया में, ठीक है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि यक्ष लग्न अप्रभावी लक्षण मादा, वाहक मादा, कैरियर मदर से नर संतति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया होता है वह यक्ष लग्न होता है, यक्ष से जुड़ा रहता है। तो यक्ष लग्न अप्रभावी लक्षण जो है, ठीक है, और यक्ष लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। तो हीमोफीलिया जो है वह यक्ष लग्न अप्रभावी लक्षण जो है, कैरियर इसकी मादा बनेगी, मदर बनेगी, और उससे वह किसमें चला जाएगा? नर में, नर संतान को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना, ठीक है, 5.14 में प्रस्तुत है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5.14। चलिए ध्यान दीजिए, यह आपका है 5.14।
इसमें आपके दो फिगर हैं, ध्यान से इसको समझें। देखें, प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण, यह कैसा विश्लेषण है? प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण है। इसमें प्रतीक का यूज किया गया है। तो पहला अ है, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रोफी। जो अ वाला फिगर है वह क्या है? अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण, इसको डिस्ट्रोफी कहते हैं। और जो ब वाला फिगर है, अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक जैसे दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। तो दूसरा वाला जो फिगर है वो किसके लिए है? सिकल सेल एनीमिया के लिए है। और पहला वाला फिगर जो है किसके लिए है? डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो यह प्रभावी विशेषक है, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक है जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रोफी, और यह है आपका अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक जैसे दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया। तो पहला देखते हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि यह जो है आपका नर है और यह मादा। मादा क्या है? प्रभावित है। मादा जो है प्रभावित है, ठीक है, और यह उसकी संतान उत्पन्न हो रही है। इन संतान में आप देख रहे हैं यह मादा जो है प्रभावित नहीं है, नर प्रभावित है। ठीक है, फिर इसमें आप देख रहे हैं कि नर जो है प्रभावित है, यहाँ पे आपका यह मादा जो है प्रभावित है। यहाँ पे नर प्रभावित था, यहाँ पे मादा प्रभावित है। उसकी संतान आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे जो मादा है वो प्रभावित है, नर प्रभावित नहीं है। और यहाँ पे तीनों जो हैं वह जो है नर भी प्रभावित नहीं है और मादा भी प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो यह आपकी पहली पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, ये इसकी दूसरी पीढ़ी में है, देख रहे हैं। तो यह जब मादा जो है प्रभावित मादा, ठीक है, और स्वस्थ नर के साथ जब मैथुन होता है तो जो संतान उत्पन्न होती हैं, तो पहली पीढ़ी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका मादा जो है स्वस्थ है, लेकिन एक नर क्या है? प्रभावित है। एक नर स्वस्थ है और यहाँ पे एक मादा स्वस्थ है। इनके बीच में अगर जो संकरण हो रहा है, मैथुन हो रहा है, तो संतान जो है क्या है? ठीक है, यह संतान क्या है? प्रभावित नहीं है। ठीक है, यह जो है आपकी मादा प्रभावित नहीं है, मादा प्रभावित नहीं है, नर प्रभावित नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो मादा है वो प्रभावित है और नर जो है स्वस्थ है, इनमें संकरण हो रहा है, मैथुन हो रहा है, तो जो संतान बन रही हैं उसमें जो नर हैं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन मादा प्रभावित हो रही है। ठीक, तो इस तरह का विश्लेषण किसमें होता है? यह होता है मायोटोनिक में, डिस्ट्रोफी में ऐसा होता है, वंश आगे बढ़ता है। यह आप देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया में, इसमें आप देख रहे हैं कि यह नर और मादा जो है दोनों आपस में मैथुन कर रहे हैं और दोनों प्रभावित नहीं है। तो यह जो संतान उनकी बन रही है पहली पीढ़ी में, तो इसमें आप देख रहे हैं जो कुछ एक नर यहाँ पर क्या हो गया? प्रभावित हो गया और एक नर स्वस्थ है। यहाँ पे नर और मादा दोनों स्वस्थ हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मादा जो है प्रभावित है और नर स्वस्थ है। अब यहाँ पे स्वस्थ जो है नर और मादा आपस में मैथुन कर रहे हैं, तो जो संतान उत्पन्न हो रही है उसमें नर जो है प्रभावित हो रहा है और मादा जो है स्वस्थ है। ठीक, तो इस तरह से जो है सिकल सेल एनीमिया का वंश जो है आगे बढ़ता है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि वंशावली का एक नमूना प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण। पहला वाला था आपका अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रोफी के बारे में, और दूसरा था अलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक जैसे दात्र कोशिका और सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, आइए हम देखते हैं, अब मेंडली विकार पढ़ रहे हैं तो आप पहले शुरू करते हैं इसमें हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो आइए ध्यान दीजिए। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। हीमोफीलिया क्या होता है? एक लिंग संलग्न रोग होता है जो एक्स से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह एक्स लग्न होता है। तो हीमोफीलिया इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी, प्रभाव रहित वाहक नारी, ठीक है, तो नारी में एक्स, नारी के एक्स गुणसूत्र पर इसके हीमोफीलिया के रोग रहेंगे, लेकिन वह क्या होगी? उस पर वह प्रभाव नहीं होगा, वह प्रभाव रहित रहेंगी। ठीक है, लेकिन वह किसका काम करेंगी? वाहक का। ठीक है, इस लिंग संलग्न रोग व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार होता है।
तो इसमें जो नारी होती है वह प्रभाव रहित रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वह कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है, और उसके द्वारा यह रोग नर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, यह नर संतति में रोग का संचार होता है। ठीक, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से, इस रोग में क्या होता है, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। इसमें जो है, जो रुधिर को जमाने के लिए, रुधिर को थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन होता है वह इसमें क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसमें रुधिर जो है जमने नहीं पाता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। यह जो एकल प्रोटीन है जो प्रभावित होता है इस रोग में, वह प्रोटीन क्या होता है, वह जो है एक प्रोटीन श्रृंखला का एक अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। अगर यह रोग किसी व्यक्ति में है और उसमें जो है यह प्रोटीन जो है एक अंश मात्र प्रोटीन प्रभावित है, इसके कारण, हीमोफीलिया के कारण, अगर उस व्यक्ति में एक छोटा सा भी चोट लग जाएगा तो रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, रुधिर जो है थक्का नहीं बनता है। ठीक है, विषम युग्मजी नारी, ठीक है, विषम युग्मजी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। यह पुत्र में कैसे पहुंचता है, विषम युग्मजी नारी, अर्थात वह वाहक का काम करेंगी, से यह रोग पुत्रों में जाता है। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। नारी में यह रोग हो, यह संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रोगग्रस्त नारी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि रोगग्रस्त नारी तभी होगी जब उसकी माता वाहक हो और उसका पिता क्या हो, हीमोफीलिया का ग्रस्त रोगी हो। ठीक है, पिता अगर हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा और माता जो है वाहक होगी, तभी जो है संतान अगर नारी है तो वह जो है रोगी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम होती है। नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है, जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो वह पिता जो हीमोफीलिया से ग्रस्त हो तो वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है, इसलिए उसकी संतान जो है यह रोग उसमें नहीं पहुंच पाता है, लड़की जो है रोगग्रस्त नहीं होने पाती है। ठीक, महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की वाहक थी। तो आप देख रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया के वंशजों में, महारानी विक्टोरिया के वंशावली में अनेक हीमोफीलिया से ग्रस्त वंशज थे और रानी क्या थी, रोग की वाहक थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हीमोफीलिया के बारे में। यह हीमोफीलिया क्या होता है, लिग्न संलग्न रोग होता है। ठीक है, इसके जो हीमोफीलिया होता है वो किस से जुड़ा होता है, यक्ष से। ठीक है, इसमें नारी का क्या काम करती है, यह नारी जो है वाहक होती है, तब जो है उसके माध्यम से नर संतान में यह रोग जाता है। ठीक है, और लड़की को कब हीमोफीलिया रोग हो सकता है, ठीक है, तो इसके होने की संभावना बहुत कम है। कब होगा, यदि माता वाहक हो और पिता हीमोफीलिया का रोगी हो, तभी जो है लड़की को हीमोफीलिया का रोग हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम होता है, क्योंकि वयस्क अवस्था पहुंचने से पहले ही अधिकांश जो व्यक्ति होता है हीमोफीलिया का वह मर जाता है। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं क्या थी, रोग की वाहक थी। ठीक, तो यह आपने देखा हीमोफीलिया के बारे में। अब आप देखें अगले सिकल सेल एनीमिया के बारे में, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उससे पहले जो है कुछ हम लोग देखते हैं डिजीज के बारे में, हीमोफीलिया जो है कैसे ट्रांसफ़र होता है। अभी तक जो भी आपने अध्ययन किया उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा जो हीमोफीलिया रोग है वो उसका जो जीन होता है, ठीक है, रोग जो होता है वो किस पर होता है, यक्ष पे होता है। तो यह जो है
आपका XX मतलब यह है स्त्री है जो क्या है, वाहक है। यह स्त्री क्या है, वाहक स्त्री है। यह आपकी वाहक स्त्री हो गई, कैरियर है, ठीक। और यह जो है आपका पुरुष है, XY, यह क्या है, पुरुष है आपका। और यह पुरुष क्या है, स्वस्थ है, इसके पास कोई रोग नहीं है। तो अगर इसकी संतान आपस में क्रॉस कराया जाए और इनका संतान उत्पन्न किया जाए तो पीढ़ी में कैसे यह हीमोफीलिया का रोग ट्रांसफर होगा। तो ये ध्यान से देखें, यह X जो है इस X से मिलेगा तो यह आपका हो गया XX। अब यह X जो है इस Y से मिलेगा तो यह हो गया आपका XY, ठीक है। और यह X जो है इस X से मिला तो यह हो गया आपका XX। और यह X जो है इस Y से मिल गया तो XY। अब ध्यान दें दोस्तों, यह जो है आपकी क्या है, वाहक स्त्री है। वाहक स्त्री आपकी हो गई, वाहक स्त्री है। और यहाँ पर यह पुरुष क्या हो गया, रोगी हो गया। हीमोफीलिया का क्या हो गया, रोगी हो गया, ठीक है। क्योंकि हीमोफीलिया का रोग किस पर होता है, X गुणसूत्र पर होता है। तो इसके पास X पर ही यह मिल गया, ठीक है। तो यह रोगी हो जाएगा और यह क्या हो गई, साधारण हो गई, इसमें कोई रोग नहीं है, ठीक है ना। तो यह आपकी सामान्य स्त्री होगी, सामान्य पुत्री होगी। और यह आपका सामान्य पुत्र होगा, सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब एक वाहक स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से कराया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक स्त्री वाहक होती है और एक पुत्र क्या होता है, रोगी हो जाता है। और एक पुत्र जो है सामान्य होता है और एक स्त्री पुत्री क्या होती है, सामान्य होती है, ठीक। अभी आपने जो एक पढ़ा कि अगर जो है माता जो है क्या हो, रोगी हो हीमोफीलिया का, तो यह माता जो है रोगी नहीं, मान लेते हैं इसको वाहक हो। अगर जो है माता वाहक हो और पिता क्या हो, हीमोफीलिया से ग्रसित हो, यह पिता जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है। अब संतान कैसे प्रभावित होगा, तो अब देखें संतान कैसे प्रभावित होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यह X से मिला, तो अब यह जो आपने देखा कि यह जो स्त्री बनी, यह पुत्री जो बनी, यह रोगी हो गई। तो पुत्री जो है रोगी कब हो सकती है, जब वाहक उसकी माता हो और पिता हीमोफीलिया का रोगी हो। तो उस समय जो पुत्री होगी, संतान जो होगी, वह पुत्री वह रोगी होगी। लेकिन ऐसा संभावना कम है, क्योंकि अगर पिता जो है हीमोफीलिया का रोगी होता है तो बहुत कम ही बचता है, ठीक है। यह पहली संतान में हो गई, ठीक है। फिर संभावना देखें तो यह X से मिल गया। अब आप देखो यह X और यह आपका Y से, तो यह जो है संतान भी क्या हो गया, रोगी हो गया। यह लड़का जो है सामान्य नहीं है, लड़का भी कैसा हो गया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया, रोगी हो गया, ठीक। अब यह X जो है यह इस X से मिलेगा, तो यह जो आपकी लड़की बनेगी वह कैसी होगी, वाहक बनेगी। यह लड़की क्या होगी, वाहक होगी। और फिर जो है यह X जो है इस Y से मिलेगा, तो यह लड़का क्या होगा, सामान्य होगा, यह लड़का सामान्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर वाहक स्त्री हो और पुरुष जो है क्या हो, रोगी हो, तो लड़की में, ठीक है, एक रोगी हो जाएगी हीमोफीलिया से, एक लड़की जो है वाहक होगी और लड़का जो है रोगग्रसित होगा और एक लड़का जो है सामान्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक। अब लेते हैं एक उदाहरण जिसमें लड़का जो है वह हीमोफीलिया का रोगी है, ठीक, और लड़की जो है वह सामान्य है। इसकी संतान कैसी होगी, तो आइए देखते हैं। यह आपका X हो गया, X इससे मिलाते हैं XY और यह हो गया XY। तो आप देख रहे हैं कि जो लड़की होंगी, लड़कियां जो हैं वह वाहक का काम कर रही हैं, कैरियर का काम कर रही हैं। लड़कियां जो हैं वह वाहक हो रही हैं और जो पुत्र हो रहे हैं वो क्या हैं, सामान्य हैं। पुत्र कैसे हैं, सामान्य हैं। तो यदि, ठीक है, किसी रोगी पुरुष की शादी जो है सामान्य स्त्री से किया जाता है तो क्या रिजल्ट होगा, तो जो लड़कियां बनेंगी वह वाहक का काम करेंगी और लड़के क्या होंगे, सामान्य होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे रोग के बारे में।
सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इसको दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप जो है मेंडली विकार में जो आपको बताया गया हीमोफीलिया के बारे में, इसको आप समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझते हैं। तब तक जो है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।